कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। वहीं कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं कि जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज भी हम आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि इस इंसाफ के निज़ाम की बेबसी को जाहिर करती है। ये कहानी है 19 साला मनीषा की, जो एक मासूम, शर्मीली और अपने ख्वाबों में मगन थी। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि शैतान भी लर्जा उठेगा। यही वो लम्हा है जहां हम आईने के अंदर इस केस के हर पहलू को देखेंगे। हम वो सवालात उठाएंगे जिन्हें दबाने की कोशिश की और जानने की कोशिश करेंगे आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। हरियाणा के बहमानी जिले के धानी लक्ष्मी गांव में 11 अगस्त 2025 की सुबह हर दिन की तरह मनीषा अपने घर से किड्स स्कूल के लिए निकलती है। ये एक टीचर है और बच्चों को पढ़ाना इसको काफी पसंद है। इसका शुरू से ख्वाब था कि ये एक बेहतरीन नर्स बने और मरीजों की खिदमत करे। मगर कॉलेज की फीस के लिए उसको कुछ पैसे दरकार थे। उस कमी को पूरा करने के लिए वो स्कूल में पढ़ाती थी, जहां पर उसकी सैलरी फकत महीने की 5,000 थी। रोजमर्रा की तरह उस दिन भी वो घर से निकलती है, मगर उसे नहीं पता था कि वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने जा रहा है। दोपहर के तकरीबन 1:58 पर वो स्कूल से नर्सिंग फॉर्म लेने के लिए निकलती है और यही वो लम्हा है जहां उसको आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। जब देर गई मनीषा घर नहीं पहुंचती तो उसके दादा को फिक्र लायक होती है। वो ड्राइवर को कॉल करता है और उससे मनीषा के बारे में पूछता है, मगर ड्राइवर लाइल्मी जाहिर। इसके बाद दादा उसके वालिद संजय सिंह को फोन करता है और उसको सारी सूरत हाल से आगाह करता है। संजय सिंह कहता है कि आज उसने नर्सिंग फॉर्म के लिए जाना था, हो सकता है वो वहीं बिजी हो। इसके बाद संजय सिंह जब घर आता है तो देखता है कि शाम तक मनीषा नहीं आती, तो उसको फिक्र होने लगती है और वो घर से निकलता है कॉलेज के लिए। और वहां पर जब जाता है तो उन लोगों के रवैये से काफी हैरान होता है। रिसेप्शन पर जो लड़के थे वो लाइल्मी का जाहिर करते हैं। वो आगे से कहते हैं कि मनीषा तो क्या, आज सुबह से लेके अब तक कोई लड़की यहाँ पर नहीं आई। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि वो दोनों ही नशे में थे। इसके बाद संजय सिंह फौरन ही 112 पर कॉल करता है। पुलिस आती है, मगर पुलिस उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती जिस तरह पुलिस को करना चाहिए। पुलिस उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगती है, मगर वो लोग देने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वापस थाने चली जाती है। कोई प्रेशर नहीं उन पर डाला जाता कि हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी है। मनीषा के वालिद कहते हैं कि आप कम से कम FIR या कोई दरख्वास्त वगैरह तो लिख लें, मगर पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती और आगे से ये कह देती है कि हो सकता है कि वो 19 साल की लड़की किसी के साथ भाग गई हो या हो सकता है अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई हो। पुलिस के इस रवैये से संजय सिंह काफी मायूस होता है। अगले दिन ASI लेडी रिपोर्ट लिख लेती है और एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन 13 अगस्त को पुलिस संजय को कॉल करती है और कहती है कि कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर हमें एक लाश मिली है, आकर पहचान लें। अब इस आलम में संजय के तो मानो पांव से जमीन निकल गई हो। वो वहां पर पहुंचता है और देखता है और वो लाश मनीषा की होती है। अब उस लाश की हालत इतनी बुरी होती है कि उसकी आंखें गायब होती हैं, गर्दन का थोड़ा सा हिस्सा जैसे साथ लटका हो और चेहरे को बुरी तरह से जैसे मानो मिटाने की कोशिश की गई हो। इतना बुरा और वाहियाना तशद्दुद उस पर किया गया होता है। आहिस्ता आहिस्ता वहां पर लोग जमा होने शुरू हो जाते हैं। गांव के लोग जब देखते हैं कि ऐसी बेदर्दी से कौन कर सकता है और लोगों का गम और गुस्सा सामने आता है, मगर पुलिस अभी भी उसी हठधर्मी के साथ लगी हुई है। ना कोई फौरन एक्शन लेती है, ना कुछ करती है। बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नए शवाहिद सामने आते हैं। अब भिवानी के जनरल अस्पताल की रिपोर्ट कुछ और कह रही है और रोहतक के PGI अस्पताल की रिपोर्ट कुछ और। दोनों में काफी तजाद देखने को मिलता है और ये चीज इस चीज को जाहिर करती है कि शवाहिद मिटाने की खासी कोशिश की गई है। एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि आंखें गायब हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा जाता है कि आंखें जल गई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि लाश पर मिट्टी थी, जबकि हकीकत में जब लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई तो उसे धोकर भेजा गया था।
ये तजाद सिर्फ लापरवाही नहीं लग रहा था, बल्कि एक बड़ी और सोची समझी साजिश लग रही थी। साइंसी नमूने भी कुछ और कह रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश 2 दिन पुरानी है, जबकि लाश के ऊपर से ऐसा कोई कीड़ा नहीं मिला जो 24 घंटे के अंदर अंदर बॉडी पर आता है। इसका साफ मतलब यही था कि पोस्टमार्टम और मौत 24 घंटे के दरमियान में हुई है। यानी अभी तक जितने भी सरकारी बयानिए आ रहे थे वो झूठ पर मबनी थे। और पुलिस की तरफ से एक और हठधर्मी देखने को मिलती है, जिसमें वो उसके लवाहिकीन के सामने एक सुसाइड नोट रखती है और कहती है कि मनीषा ने खुदकुशी की है, जबकि उसके घर वालों का कहना था तो मनीषा तो जिंदगी जीने वालों में से थी, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने वालों में से थी, वो कैसे अपनी जान ले सकती है। और सुसाइड की हैंडराइटिंग से हरगिज नहीं लग रहा था। वो इंग्लिश में लिखा हुआ खत इतने इत्मीनान और प्यार से लिखा गया था, जबकि सुसाइड करने वाला तो परेशानी के आलम में होता है, उसके अंदर से आवाज निकल रही होती है जब वो लिख रहा होता है, जबकि उस सुसाइड नोट के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद एक और बयानिया पुलिस की जानिब से सामने आता है, जिसमें पुलिस ये कहती है कि लड़की ने ऑर्गेन्जा फॉस्फोरस ले लिया है। इन सब चीजों से साफ जाहिर था कि पुलिस कातिलों के साथ मिली हुई है। इतनी देर में गांव वालों का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। उन्होंने सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी और इस तरह ये केस मीडिया की नजर में आया। अब जब ये केस मीडिया की नजर में आया तो इसको एक ऊंचे लेवल पर पजीराई मिली, जिसके बाद जब ये खबर ऊंचे ओहदों तक पहुंची तो उन्होंने फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। उसके बाद 19 अगस्त को पुलिस में जिसने लापरवाही की थी उन सबको ओहदों से हटा दिया गया और कुछ अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया गया और इस केस को उठाकर सीबीआई के हवाले कर दिया गया। अब सीबीआई शवाहिद इकट्ठे करने के सिलसिले में लग गई, उसका कॉल ट्रेस करना, उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी, आखिरी टाइम पे उसका किस किस से राब्ता था, इस तरह के तमाम तर सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ मनीषा के घर वालों ने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग इसकी चिता को अग्नि नहीं देंगे। मगर फिर अचानक 21 अगस्त को मनीषा के वालिद मान गए और उन्होंने मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इस सारे मामले की फिर से कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मनीषा के वालिद पर ऊपर से दबाव डाला गया है या फिर कोई और मामला है। अब ये केस पूरी तरह मीडिया की जीनत बन गया। मीडिया में हर तरफ मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा, इस तरह के जो ब्लॉग्स हैं वो आने लग गए। वहीं एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के एक मेंबर ने एक ट्वीट किया, अगर मनीषा को इंसाफ ना मिला तो उसको कातिलों को हम अपने हाथों से मारेंगे। बेशक पुलिस ने इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया, मगर उनके इस ट्वीट ने अवाम के अंदर एक और लहर पैदा कर दी। अवाम पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई, हर तरफ कैंडल मार्च होने लगे, मनीषा के लिए इंसाफ की अपील की जाने लगी। नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब लोग रोडों पर निकल आए और जस्टिस फॉर मनीषा के बैनर लेके फिरने लगे। अब पुलिस के ऊपर से प्रेशर आने लग गया। अब सीबीआई ने अपनी टीम और बढ़ा ली और इस केस में जी जान लगाकर लग गई। अब सीबीआई को कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर एंट्री होती है सीआईडी की। अब इस केस में सीआईडी इन्वॉल्व होती है और वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही कातिल को पकड़ लेती है। अब कातिल को पकड़ने के बाद उससे काफी कुछ उगलवाने की कोशिश करती है। शुरू में तो कातिल कुछ नहीं उगलता, लेकिन जैसे ही सीआईडी उसके सामने शवाहिद 1 बाय 1 रखना शुरू करती है वो सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है और वहीं से ही ये पता चलता है कि वो मनीषा का प्रेमी है। जी हाँ, वो मनीषा का प्रेमी है। मनीषा की उससे एक अरसे से बात हो रही थी। अब मनीषा चूंकि नर्स बनना चाहती थी और अपने घर वालों का सहारा बनना चाहती थी, जबकि उसका प्रेमी ये नहीं चाहता था। उसका प्रेमी ये चाहता था कि मनीषा पढ़ाई छोड़ दे और उसके साथ जिंदगी बसर करे। बस इसी वजह से उनकी आपसी में काफी बार तकरार हो चुकी थी। आपस में आए दिन उनके लड़ाई झगड़ा होने शुरू हो गए और इसी गुस्से ने मनीषा की जान ले ली। अब जब वो कातिल पकड़ा जाता है तो लोगों के अंदर एक गम और गुस्से की लहर थोड़ी कम हो जाती है। मनीषा के घर वालों को अब ये लगता है कि अब मनीषा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब पुलिस भी अपनी चुप तोड़ देती है और इंकशाफ करती है कि जब उनके सामने ये केस आया तो उनके ऊपर से दबाव डाला गया था कि इस केस को ना लो, इसकी एफआईआर दर्ज ना करो, बल्कि ये लिख दो कि लड़की भाग गई है या दोस्तों के साथ पिकनिक मंगाने वगैरह वगैरह गायब हो गई है। मतलब ऊपर से उनको दबाव डाला गया था।
बहरहाल बात जो भी है, इस निज़ाम की वजह से और उस लड़के के गुस्से की वजह से एक हंसती खेलती मुस्कुराती लड़की की जान चली गई। मनीषा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी उस निज़ाम की है जहां अमीर बच जाता है और गरीब की मौत हो जाती है। मनीषा का केस अभी भी अदालत में चल रहा है, मगर अब देखना यह है कि अदालत उसके कातिल को क्या सजा सुनाई देती है। बाकी केसों की तरह वो भी रिहा हो जाता है या फिर उसको फांसी की सजा सुनाकर मनीषा को इंसाफ दिया जाता है। ये है वो आईना जिसमें हम सब का असली चेहरा झलकता है। अब सवाल ये है, क्या मनीषा को भी इंसाफ मिल पाएगा या उसका केस भी फाइलों में दब कर रह जाएगा जिनके ऊपर बाद में मट्टी जम जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं एक और केस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।